Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर शमला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक के रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र के पार्ट 2 के वीडियो पे काम करेंगे आज। ऑलराइट, जो स्टूडेंट्स अभी अभी नए ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं कि प्रीवियस सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, एज ऑल्सो दूसरे चैप्टर्स भी अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट आपको वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। राइट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन अगर दबा देंगे तो आपको आगे के सारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। ऑल्सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो एंड तक, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश की गई है। राइट, सो प्लीज़ डू वॉच इट टिल द एंड। स्टूडेंट्स 9 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है फॉर बायोलॉजी, सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। आपको इंडिविजुअल ट्यूशंस, ग्रुप ट्यूशंस चाहिए या इंडिविजुअल चैप्टर वाइज, पर्टिकुलरली दो स्टूडेंट्स जो नीट अपियर कर रहे हैं। ऑलराइट, प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट कि आप कांटेक्ट करें, चाहे आपका फर्स्ट टाइम हो या आप रिपीट स्टूडेंट हो, आपको बहुत मदद मिलेगी। सो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट टाइम हमने जहाँ स्टॉप किया था, राइट, सो वी हैड स्टॉप्ड बाय ग्लाइकोलिसिस का हमने पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया। अब ग्लाइकोलिसिस का ओवरऑल इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो यू राइट इट समथिंग लाइक दिस कि ग्लूकोज ओके अंडरगोइंग ग्लाइकोलिसिस और आपको मिलता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, राइट। तो एज यू कैन सी यहाँ पे 6 ग्लूकोज के एटम्स, सॉरी ग्लूकोज में यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स है, और इन द केस ऑफ पायरुविक एसिड, राइट, आपको 3 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं और ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो जैसे हमने देखा था ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एक 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 2 पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल का है वो हमें मिलता है एट द एंड, राइट। यू ऑल्सो गेट 2 मॉलिक्यूल्स NADH के, करेक्ट। अब यहाँ पे ATP भी मिलता है, राइट। ये इन्होंने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बताया है, तो यहाँ से यहाँ में आपको 2 मॉलिक्यूल ATP के भी मिल जाते हैं, करेक्ट। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये एक ऐसा रूट है जहाँ पे अगर सपोज सिस्टम में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ऑलराइट। तो हमने पहले भी डिफाइन किया था एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। ये वो रेस्पिरेटरी पाथवे है, ऑलराइट, जो ऐसे कंडीशंस में होता है जहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। तो ऐसे कंडीशन में पायरुविक एसिड का आगे क्या होगा, है ना। तो 2 रूट्स हैं पायरुविक एसिड के आगे के फेट के लिए। एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें पायरुवेट का कन्वर्जन होता है लैक्टिक एसिड में। ये लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3CHOH, ऑलराइट। और दूसरा रूट है जहाँ पे ये पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होगा अल्कोहल में, करेक्ट है। तो व्हाट हैपेंस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, अब ये दोनों रूट का आगे होना क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमें समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली पायरुविक एसिड भी तो एक एंड प्रोडक्ट है। तो कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि हम पायरुविक एसिड पे प्रोसेस को स्टॉप क्यों नहीं कर सकते, हमें आगे लैक्टिक एसिड तक या एथेनॉल तक प्रोसेस को लेके जाने की क्या ज़रूरत है। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पूरे ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, है ना, NADH प्लस H प्लस बन तो जाता है, लेकिन NAD वापस लाने का कोई रूट नहीं है। तो क्या होगा कि अगर ये ओनली ग्लाइकोलिटिक पाथवे फॉरवर्ड होता रहा और सिर्फ पायरुविक एसिड पे बात आके रुक जाए, तो व्हाट विल हैपन इज सेल के अंदर NADH प्लस H प्लस अक्यूमुलेट होते रहेगा और ऑन द अदर हैंड NAD प्लस जो है वो कम होते रहेगा। थोड़े टाइम के बाद ये ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस अपने आप रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि NAD प्लस की क्वांटिटी इतनी कम हो जाएगी, है ना, कि हमें आगे का जो प्रोसेस है उसको फ्यूल करने का कोई रीज़न नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर सेल को ग्लूकोज को कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन करना है वाया ग्लाइकोलिसिस, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये NADH को वापस से कोई किसी ना किसी पाथवे से NAD प्लस तक वापस लेके आया जाए, राइट। तो अभी क्या करें, इसीलिए हमें आगे 1 of 2 रूट्स करने पड़ेंगे। या तो हम पायरुविक एसिड को इथेनॉल बनाएं, या तो हम पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड बनाएं, है ना। दोनों केसेस में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे दैट आपका जो NAD है वो रीसिंथेसाइज हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको लैक्टिक एसिड प्लस NAD मिलता है, यहाँ पे भी जो है NAD मिलता है आगे जाके, वो उन्होंने दिखाया नहीं है इस प्रोसेस में। सो ग्लूकोज में अगेन अगर आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखेंगे, ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड तो सेम प्रोसेस है, करेक्ट। फिर आगे जाके इस पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एसिटिल डिहाइड प्लस NADH प्लस H प्लस मिलता है।
फिर यहाँ से इथेनॉल मिलता है। सो जब इथेनॉल बनता है ना, तो इथेनॉल बनाने के वक्त अगेन यू हैव NAD प्लस का रीजनरेशन। ओके, सो ये दोनों प्रोसेसेस NAD प्लस रीजनरेट करते हैं, करेक्ट। लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दोनों हम प्रोडक्ट्स जो हैं कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी दही बनता है दूध से, तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। जो बैक्टीरिया हम दूध में डालते हैं वो लैक्टिक एसिड बैसिलस या लैक्टोबैसिलस होता है। ओके, जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कैरी आउट करता है। पहले पायरुविक एसिड बनाता है और फिर पायरुवेट से वो लैक्टेट बनाता है। लैक्टिक एसिड के वजह से दूध के अंदर के जो प्रोटीन्स हैं, है ना, वो सारे प्रेसिपिटेट या कोएगुलेट होता है और उस थिक कोएगुलेटेड फॉर्म को हम दही बोलते हैं, करेक्ट। सो दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सिमिलरली इडली, ढोकला, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनती हैं जो लैक्टिक एसिड या लैक्टेट मैलेट फर्मेंटेशन से बनते हैं, करेक्ट है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए कॉमनली आप ग्लूकोज को फर्मेंट करके अल्कोहल्स बनाते हैं, विच इज़ एथेनॉल है या इवन अदर दूसरे तरीके के जो अल्कोहल्स हैं। मोस्टली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए कमर्शियल लेवल पे यीस्ट को यूज़ किया जाता है, राइट। सो ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब हमारे मसल्स में भी ऑलराइट जब ग्लाइकोलिसिस होता है, राइट, तो NADH प्लस H प्लस जो है वो तो बनता ही है, बिकॉज ऑब्वियसली मसल्स के अंदर भी ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस तो सेम ही है। अब इसको रीऑक्सीडाइज करने के लिए, है ना, NAD वापस बनाने के लिए, राइट, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं टू पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में भी बनता है, राइट। तो ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि स्केलेटल मसल्स टिपिकली अपने एनर्जी को एनारोबिक रेस्पिरेशन से डिराइव करते हैं। और अगर आप बहुत विगरसली एक्सरसाइज करेंगे, सडनली मान लीजिए आप बैठे हैं अभी और आपकी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, करेक्ट, तो नॉर्मल ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सैचुरेटेड है। अब सडनली आप उठकर बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या तो आप भागना शुरू करते हैं, या सडनली आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं या कोई एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है थोड़ी देर के बाद सारे मसल्स, हाथ पैर दुखने लगते हैं ना, योर स्केलेटल मसल स्टार्ट पेनिंग। अब इसके वजह से क्या होता है, व्हाई डज दिस हैपन, करेक्ट, क्योंकि सडनली जब भी आप एक्सरसाइज विगरसली करना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी की ऑक्सीजन कंटेंट उतनी नहीं है जितना कि एक्सरसाइज में ग्लूकोज जल रहा है, राइट। सो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है दैट इज टू मच, और उसके बाद लैक्टिक एसिड बनना शुरू होता है, क्योंकि उस पायरुविक एसिड को हमें लैक्टेट तो बनाना ही है NAD वापस रीजनरेट करने के लिए। तो थोड़े टाइम के बाद आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होता है, और इसके वजह से क्या होता है, मसल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बट उनको रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो अलाउ नहीं करता है लैक्टिक एसिड, है ना। सो लैक्टिक एसिड ओनली कॉन्ट्रैक्शन अलाउ करता है, रिलैक्सेशन नहीं अलाउ करता। उसके वजह से आपके मसल फाइबर शॉर्टन होते हैं और वो चीज़ बहुत पेनफुल होती है, राइट। इसीलिए पेन होता है अगर आप विगरस एक्सरसाइज करेंगे। अब जैसे ही आप थोड़े टाइम बैठ जाते हैं, राइट, तो आपका जो पेन लेवल है वो कम हो जाता है। वाई, क्योंकि जैसे आप बैठते हैं लैक्टिक एसिड वापस से पायरुवेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है, राइट, और ये पायरुविक एसिड जाता है आगे के प्रोसेस में एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे में, जो अभी हमने किया नहीं है, क्रेब्स साइकिल और ETS, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे अंदर का जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो एनारोबिक नहीं है, एरोबिक है। हम ब्रीथ करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज देयर इन द सिस्टम, करेक्ट। सो ये जो प्रोसेस है ये एक टेम्पररी प्रोसेस है जो स्केलेटल मसल्स में होता है, विच इज बाय वेरी विगरस एक्सरसाइज या एक्टिविटी के बाद हमें पेन होता है। अब यीस्ट में क्या होता है, यीस्ट में होता है इथेनॉल फॉर्मेशन, है ना। तो पायरुविक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को बाहर रिलीज किया जाता है, दिस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन इनिशियली हमें एसिटल्डिहाइड देता है। इस एसिटल्डिहाइड को हम रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ NADH प्लस H प्लस 2 एथेनॉल। अब इस प्रोसेस में आप नोटिस कीजिए CO2 रिलीज होता है ना। इस एनारोबिक फर्मेंटेशन को हम अल्कोहल फर्मेंटेशन बोलते हैं, राइट। अब जब यीस्ट ग्रो हो रहा है, मान लीजिए कि इथेनॉल बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस होता है, ओके, एग्जैक्टली अगर आपको बोले तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन से 40% अगर इथेनॉल जो है जमा हो जाए आपके ग्रोथ लिक्विड में, तो क्या होगा, यीस्ट का मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा एंड समटाइम्स यीस्ट के सेल्स की डेथ भी हो जाएगी, करेक्ट है। अगर हाउएवर हम यीस्ट के सेल को ऑक्सीजन दे दें तो यीस्ट एरोबिकली भी रेस्पायर कर सकता है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव।
फैकल्टेटिव मतलब ये एरोबिक मोड भी रिस्पायर कर सकता है, एनारोबिक भी रिस्पायर कर सकता है, करेक्ट है। सो दिस इज अबाउट वेरियस थिंग्स विच इज रिलेटेड टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की जब भी आप सोचे तो फर्स्ट प्रोसेस आपका ग्लाइकोलिसिस होना चाहिए, जो यूनिवर्सल प्रोसेस है। उसके बाद जब भी आप पायरुवेट तक पहुंच जाते हैं तो पायरुवेट के बाद या तो आप लैक्टेट फर्मेंटेशन कर सकते हैं या तो आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर सकते हैं। सो ये एंटायर थिंग जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में आता है। ओके, नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस जिसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, प्लीज नोट दैट एरोबिकली रेस्पायर करने वाले ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल हम या प्लांट्स या एनिमल्स, राइट, या बैक्टीरिया जो एरोबिक है, हम सारे सेल्स में फर्स्ट प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की तो होनी ही चाहिए, करेक्ट। अब उसके बाद अगर सेल एरोबिक है मतलब वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूज करता है, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड जो है ये फर्दर कुछ साइकिल्स में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्रेब्स साइकिल, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा प्रोसेसेस हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, बट ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल पाथवे है ना, इसको याद रखना है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में, है ना, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, जब भी आप आंसर लिखते हैं तो ये टर्म्स आने चाहिए आंसर्स में, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को अपना फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह यूज करता है, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से है, जब ग्लूकोज को आप ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, करेक्ट, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सिस्टम में रिलीज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे ही तो नहीं रख सकते, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके एटीपी बनाया जाता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एनर्जी यूज करने के बाद जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप करने का काम आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस करता है, राइट। इसीलिए इस प्रोसेस को टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंप्लीटली या टोटली ऑक्सीडाइज किया जाता है, राइट। तो अगर आप नोटिस करें ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस को, है ना, तो 6 कार्बन ग्लूकोज जो है ना, वो एंड में 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के देता है, राइट। बट अगर आप केयरफुली नोटिस करेंगे, इज देयर एनी लॉस ऑफ कार्बन, कार्बन क्या कहीं पे लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, करेक्ट है। 6 कार्बन की ग्लूकोज के जितने भी कार्बन हैं वो वैसे के वैसे इंटैक्ट है, बस आपने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक बार बॉन्ड ब्रेक कर दिया है। हाउएवर, अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का हर बॉन्ड तोड़ा जाता है, एंड अल्टीमेटली आपको एंड में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी मिलता है, करेक्ट। सो ग्लूकोज का होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और एनारोबिक में ग्लूकोज जो है ये पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे जो स्टेप्स होंगे वो होगा ग्लाइकोलिसिस तो है ही, राइट। सो रिमेंबर मैंने बोला था आपको फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए या एसिटाइल कोए बनेगा, ओके। पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए में, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, ओके। कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में, कनेक्टिंग लिंक ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में, राइट। फिर उसके बाद आता है क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ट्रांसफर चेन एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन, करेक्ट है। तो ये दोनों चीजें कंबाइंड हैं, ओके। तो अभी हम ग्लाइकोलिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्लाइकोलाइटिक प्रोडक्ट जो है वो दोनों जगह सेम ही बनेगा, तो अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन पे लिखना है तो भी फर्स्ट फेज ग्लाइकोलिसिस ही होगा, ओके। फर्क क्या होगा कि जो पायरुविक एसिड बनेगा ना एंड में, उसका कन्वर्जन होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। ये प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स में, साइटोप्लाज्म में, और हमारे सेल्स में मतलब यूकैरियोट्स में ये होता है माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर, करेक्ट है। स्ट्रक्चर के लिए प्लीज रेफर टू द प्रीवियस चैप्टर्स, ओके, ऑन सेल स्ट्रक्चर। अब लिंक रिएक्शन देखते हैं। पायरुविक एसिड, ओके, को पहले एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। सो लिंक वाइज अगर आप देखें तो पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट जो रिएक्शन था वो था ग्लाइकोलिसिस। अब सेकेंड जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कन्वर्जन है पायरुविक एसिड का इनटू एसिटाइल कोए। अब इस रिएक्शन को केमिकली कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन।
ऑक्सीडेटिव क्यों? क्योंकि पायरुविक एसिड में से हाइड्रोजन जो है उसको निकाला जाएगा, सो हाइड्रोजन लॉस मतलब वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाला जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लॉस मतलब डीकार्बोक्सिलेशन, है ना। तो ये एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है एक बहुत ही बड़ा एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ओके, इसमें 2-3 एक्चुअली अलग अलग एंजाइम्स हैं जिसको हम जस्ट पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियन में भी प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। रिएक्शन को लिखते कुछ इस तरह है कि पायरुविक एसिड, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, है ना। और ये जो है ना, ये है जो है ये को एंजाइम्स है। फॉर एग्जाम्पल को एंजाइम ए SH, राइट, सल्फाइड्रिल ग्रुप, ये SH है। सो कोएश NAD, ओके, ये दोनों चीजें हमें चाहिए। अब कोएश का कन्वर्जन जो है वो कोएंजाइम ए में हो जाता है, एंड ये पायरुविक एसिड का हो जाता है एसिटाइल ग्रुप। अभी समझने की बात क्या है, पायरुविक एसिड में होते हैं 3 कार्बन्स, एसिटाइल कोएंजाइम ए में होते हैं 2 कार्बन्स, और 1 कार्बन का लॉस यहाँ पे CO2 के फॉर्म में होता है। तो ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। पायरुवेट टू एसिटाइल ये ऑक्सीडेटिव है, और एट द सेम प्रोसेस यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है उस हाइड्रोजन को NAD प्लस एक्सेप्ट करता है, और हमें मिलता है एक मॉलिक्यूल NADH प्लस H प्लस का। करेक्ट है। इस रिएक्शन को कहा जाता है लिंक या कनेक्टिंग रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। करेक्ट। अभी एक चीज आपको करनी है, जब भी आप इस प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं, वीडियोस को स्टडी कर रहे हैं, आपको साथ साथ में रिएक्शंस लिखते जाना है। ओके, दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर। और आपको एक बैलेंस शीट रखना है या एक काउंट रखना है। ओके, आपके जितने NADH मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और जितने ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं। करेक्ट है। तो एरोबिक प्रोसेस में एंड में हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बिफोर मैं यहाँ पर बैलेंस शीट करूँ आपके पास वो बैलेंस शीट रेडी होनी चाहिए, राइट। तो एक पेन और पेपर लेके बैठिए, और ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में कितने NADH हुए, राइट। अगर CO2 रिलीज हुआ है ग्लाइकोलिसिस में तो कितना हुआ है वो चेक कीजिए, ATP बना है तो कितना बना है वो चेक कीजिए। सेम वे नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखेंगे आप जो ये है आपका लिंक रिएक्शन या कनेक्टिंग लिंक। फिर कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन का आप लिखेंगे कितना NADH, कितना CO2, कितना ATP। यहाँ पे तो ऑब्वियसली ATP नहीं बनी है, तो ऐसे आप बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे। इज दैट ओके? सो प्लीज गेट अ पेन एंड पेपर और इस चीज को कीजिए, सो दैट आप एक बार लिख देंगे ना तो आपको फिर आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन स्निपेट दिया है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को, है ना, कोएंजाइम विटामिन B1 चाहिए रहता है। तो अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है या थायमिन की डेफिशिएंसी है, आपने बराबर खाना नहीं खाया है और डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नहीं चलेगा, एंड ऑब्वियसली ओके आपका जो एनर्जी यील्डिंग पाथवे है वो बराबर से वर्क नहीं होगा। नॉट ओनली दैट, अगर पायरुविक एसिड को कन्वर्ट नहीं किया गया आगे, तो पायरुविक एसिडोसिस विच मीन्स पायरुविक एसिड का इंक्रीज बहुत ज़्यादा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। सिमिलरली लैक्टिक एसिड भी एक्यूमुलेट हो जाएगा, और हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारे बॉडी में एसिड अगर ज़्यादा हो जाए तो वो अच्छा नहीं है, राइट। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, इंसान की जान जा सकती है। देयरफॉर डाइट पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि थायमिन वगैरह विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस, है ना। तो वन ऑफ द रीजंस कि विटामिन इतने इंपॉर्टेंट है इज दैट विटामिन जो हैं ये कोएंजाइम का काम करती हैं अपने मेजर सारे एंजाइम्स के लिए। करेक्ट है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सटेंड दिस अ बिट। ऑलराइट, सो ग्लाइकोलिसिस हो गया, लिंक रिएक्शन हो गया। अब आते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के कई सारे नाम हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, तो अभी इतने सारे नाम क्यों हैं ये पहले देखते हैं। इस साइकिल को फर्स्ट टाइम जिसने स्टडी किया था, जिसने एल्यूसिडेट किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था सर हैंस क्रेब्स। ओके, और उनके नाम से इस साइकिल को नाम दिया गया। जो दूसरा नाम है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या सिट्रिक एसिड। ना इसमें क्या होता है कि क्रेब्स साइकिल का सबसे फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है ना, सबसे फर्स्ट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट वो है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया। अच्छा, जितने भी एसिड्स बनते हैं जैसे सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं।
है ना, देयर आर 3 COOH ग्रुप्स, तो उसके वजह से इसको नाम दिया जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक है ना, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं, ठीक है। ओके, सो अब कंटिन्यू करते हैं। पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस से बनती है ना, इसका एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। प्लीज नोट द प्लेस, हाँ, कि कहाँ पर हो रहा है, राइट। तो पायरुविक एसिड का एरोबिक ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियम में होता है TCA के थ्रू, राइट। अब TCA साइकिल जो है ये एक कॉमन ऑक्सीडेशन पाथवे है। इसका क्या मतलब हुआ? अब आपको पता है कि आपका सेल जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को भी ब्रेक कर सकता है, फैट को भी ब्रेक कर सकता है, प्रोटीन को भी ब्रेक कर सकता है, और तीनों चीजों से ये एनर्जी रिलीज कर सकती है। यस और नो, ये आपको पता है। दैट मीन्स ये तीनों चीजें जब ब्रेक डाउन होती हैं, है ना, तो ये कहीं ना कहीं इनका जो इंटरमीडिएट है ये TCA साइकिल से एंटर होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, कार्बोहाइड्रेट का भी कन्वर्जन एसिटाइल कोए में हो सकता है, फैट का भी कन्वर्जन एसिटाइल कोए में हो सकता है, प्रोटीन का भी कन्वर्जन एसिटाइल कोए में हो सकता है, और ये एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल के थ्रू ब्रेक डाउन हो सकता है, करेक्ट। सो लिंक समझिए कि आप किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से शुरू करेंगे, ओके, तो भी आप इंटरमीडिएट्स जो है TCA साइकिल के थ्रू ऑक्सीडाइज करेंगे अगर वो सेल एरोबिक है तो, है ना। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट चीज है ना TCA साइकिल का। सो हम टिपिकली ये कहते हैं कि जो आपका रेस्पिरेटरी पाथवेज है ये कैटाबॉलिक पाथवेज है, मतलब आप अभी तक ब्रेकडाउन 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 यही स्टडी कर रहे हैं। लेकिन क्रेब्स साइकिल में जब भी हम आते हैं ना, तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि इसके जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, चाहे वो सिट्रिक एसिड हो या अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड हो या मैलिक एसिड हो, फ्यूमेरिक एसिड हो, ये सारी चीज़ें क्रेब्स साइकिल में बनती हैं। और हर इस कंपाउंड से आप दूसरे बायोमोलिक्यूल्स बना सकते हैं, करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड बना सकते हैं। आपको पता है ये क्या है? ये अमाइनो एसिड्स है, करेक्ट है। तो जिन्होंने बायोमोलिक्यूल्स मेरे साथ स्टडी नहीं किया है, प्लीज गो बैक चैनल पे और वीडियोस चेकआउट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, करेक्ट है। तो TCA साइकिल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर ब्रेक डाउन पर्पज, लेकिन इसके इंटरमीडिएट से दूसरी चीज़ें बनाई भी जा सकती है। तो ये पाथवे नॉट ओनली एक कैटाबॉलिक पाथवे है, ये ऑल्सो एक एनाबॉलिक पाथवे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। नाउ TCA साइकिल में एंटर होने के पहले, ओके, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए नीट के जो स्टूडेंट्स हैं ना, कौन सा रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है सेल में वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, है ना, फॉर अ यूकैरियोटिक सेल। अब जो लिंक रिएक्शन है वो कहाँ हो रहा है? लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि पायरुविक एसिड बन तो साइटोप्लाज्म में रहा है, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रियन के मैट्रिक्स में, ओके। यहाँ पर लिंक रिएक्शन होगा, मतलब जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है वो यहाँ होगा, ओके। जो CO2 रिलीज हो गया वो तो हो गया, जो बचा हुआ 2 कार्बन का छोटा सा टुकड़ा है, फ्रैगमेंट है, वो कंबाइन होगा कोएंजाइम ASH से और आपको मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन का साइट भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। मैं पहले आपको जो है थियरी समझा देती हूँ और फिर हम डायग्रामेटिक बेसिस पे आएंगे, ठीक है। आपका क्रेब्स साइकिल जो है, राइट, ये जो आपका लिंक रिएक्शन है ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, और यहाँ पे H+ या प्रोटॉन्स जो हैं ये जनरेट होंगे, साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस NAD गेट्स reduced टू NADH+ H+। तो मैंने कहा था आपको एक बैलेंस शीट आपको मेंटेन करनी है, तो यहाँ पर भी NADH जो है ये बनती है, ओके। अब अगर हम फैटी एसिड्स को या फैट्स को ब्रेक डाउन करना चाहें तो उसके ब्रेक डाउन पाथवे को कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन भी एंड में हमें एसिटाइल कोएंजाइम A देता है। याद है आपको मैंने बताया था प्रोटीन से भी हम एसिटाइल कोएंजाइम A बना सकते हैं। तो सारे जो आपके फ्यूल मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वेदर वो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स है, वो सारे के सारे एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम A, है ना, जो सब जगह से आ रहा है, वेदर वो फैट का ब्रेकडाउन है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन है, जनरली प्रोटीन को एनर्जी के लिए ब्रेकडाउन नहीं किया जाता, बट मान लीजिए कि कर लेता है सेल, तो वहां से भी एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है।
और ये सारा एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर होता है। क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट रिएक्शन जो है, ओके, तो वो क्या करता है, एसिटाइल कोए एक 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसके साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाता है, ओके, कंडेंसेशन रिएक्शन, एंड व्हाट यू गेट इज एंड प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। करेक्ट है, सिट्रिक एसिड फर्स्ट एंड प्रोडक्ट है आपके क्रेब्स साइकिल का, राइट। जैसे मैंने कहा था इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, एंड देयरफॉर सिट्रिक एसिड इज आल्सो नोन एज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, राइट। सिट्रिक एसिड को स्टेप वाइज ऑक्सीडाइज किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स के थ्रू, है ना, और मल्टीपल स्टेप्स पे कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर फेंका जाता है, राइट। सिट्रिक एसिड एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब इस 6 कार्बन कंपाउंड में से 2 कार्बन जो है इनका लॉस होगा और आपको 4 कार्बन के जो है एसिड्स वो मिलने लगेंगे, करेक्ट है। सो 2 CO2 वहां लॉस हो जाते हैं, हम साइकिल देखेंगे अभी, और एक CO2 का लॉस ऑलरेडी लिंक रिएक्शन में हो चुका है, तो टोटली 3 CO2 का लॉस होता है, ठीक है। अब ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये साइकिल में घूमते रहते हैं और अल्टीमेटली, ओके, बहुत सारे रिएक्शंस होने के बाद वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिटर्न आ जाता है और साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। 4 स्टेप्स हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेप्स हैं यहाँ पर। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक चीज याद रखिए, जब भी आप एक सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन को निकालते हैं, है ना, तो किसी ना किसी कोएंजाइम को उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी करना होता है। दैट मीन्स इन चारों रिएक्शंस में या तो NAD प्लस या तो FAD प्लस को कोएंजाइम के जैसे यूज किया जाएगा और एंड में आपको मिलेगा NADH प्लस H प्लस एंड FADH2, करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेप्स हैं इनको कैटेलाइज करने वाले एंजाइम्स को हम कहते हैं डिहाइड्रोजनेजेस या तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ठीक है। अब अल्टीमेटली ये NADH प्लस H प्लस और FADH2 जो बन जाते हैं, फिर चाहे वो ग्लाइकोलिसिस में हो, चाहे लिंक रिएक्शन में हो, या चाहे आपके क्रेब्स साइकिल में हो, ये सारे NADH प्लस H प्लस एंड FADH2 को हमें वापस NAD प्लस FAD प्लस में लाना पड़ेगा ना, यस और नो, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारा साइकिल जो है वो टर्न नहीं होगा, है ना। तो इन सारे रेड्यूस्ड कोएंजाइम्स में से वापस से NAD प्लस FAD प्लस लाने के लिए इनको अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना पड़ेगा। अब वो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लास्ट फेज में होता है, ओके, और किसको होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक रेस्पिरेटरी चेन है ना। रेस्पिरेटरी चेन मतलब क्या, ये कुछ बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के मेम्ब्रेन में बैठे हुए हैं, और ये क्या करते हैं, ये NADH एंड FADH में से सारा हाइड्रोजन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उनके एनर्जी को यूज करके वो ATP बनाते हैं, ओके। तो ये जो प्रोसेस है ये लास्ट प्रोसेस है जो हम देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उसको हम वहां डील करेंगे। अभी ओनली हम TCA समझ लेते हैं, ठीक है। TCA में एक मॉलिक्यूल GTP का या ATP का भी प्रोड्यूस होता है। हर एक मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड जो ऑक्सीडाइज होता है वो एक मॉलिक्यूल हमें ATP या GTP का देता है। क्यों ये है ये मैं आपको साइकिल के वक्त समझाती हूँ, करेक्ट है, ओके। सो अभी एक काम करते हैं, हम साइकिल को समझ लेते हैं। तो ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ऑलराइट, मैं उसको नीचे ऊपर करूंगी क्योंकि अदरवाइज वो दिखेगा नहीं। तो ये देखिए, ये जो पूरी रिएक्शंस है ना, जो जितने रिएक्शंस दिखाए हैं ये कहाँ हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में हो रहे हैं, करेक्ट। तो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में बन गया, है ना, ये पायरुविक एसिड एंटर हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे होता है इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इधर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। एंटर क्या हो रहा है, कोएंजाइम ASH, रिवर्सिबल रिएक्शन है। NAD कन्वर्ट होता है NADH प्लस H प्लस में और एक कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल रिलीज होती है, करेक्ट है। आपको इससे क्या मिलता है, 3 कार्बन का पायरुवेट 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम A दे देता है, करेक्ट है। तो ये हो गया लिंक रिएक्शन। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर होता है इस बड़े से साइकिल में जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। तो अभी क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, करेक्ट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल है वो ये 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंडेंसेशन या एडिशन रिएक्शन दिखाता है, मतलब वो कंडेंस होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं एक दूसरे को और वो आपको देते हैं सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, ओके।
एंजाइम जो यूज होती है वो है सिट्रेट सिंथेज। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन का टाइप है कंडेंसेशन, करेक्ट है। एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे एंटर होता है और कोएंजाइम ASH रिलीज होके ये कोएंजाइम ASH वापस यहाँ पे जाता है फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, करेक्ट है। पानी का एक मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होता है, रिएक्शन को केयरफुली समझना है, ओके। अब फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ये सिट्रिक एसिड बन गया, दैट इज बाय सिट्रेट साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज बाय TCA साइकिल, ठीक है। अब सिट्रेट का कन्वर्जन होता है सिस एकोनेटेट में और सिस एकोनेटेट बनता है आइसोसिट्रेट, करेक्ट। एक्चुअली क्या हो रहा है, सिट्रेट एक मॉलिक्यूल पानी का खो देता है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन, करेक्ट है। एंजाइम है एकोनेटेज, एक मॉलिक्यूल खो देता है और वो बीच में एक एसिड बनाता है सिस एकोनेटेट। अब सिस एकोनेटेट वापस से पानी अब्सॉर्ब करता है सेम एंजाइम के हेल्प से, एकोनेटेज एंजाइम के ही हेल्प से ये आइसोसिट्रेट देता है। दिस इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, करेक्ट। ये डिहाइड्रेशन नहीं, हाइड्रेशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक है। हाँ, ये जो तीसरा ये है ना, ये जो तीसरा है, दिस इज कॉल्ड अ हाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि आप पानी ऐड कर रहे हो। तो फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन, थर्ड रिएक्शन इज हाइड्रेशन, यहाँ मिस्टेक हो गई है, ओके। ऐसे करते करते सिर्फ पानी के रीअरेंजमेंट से आप सिट्रेट से आइसोसिट्रेट पहुंच जाते हैं। अब ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है। अब देखिए क्या होगा, करेक्ट है। आइसोसिट्रेट से नेक्स्ट जो है ये बनता है ऑक्सालोसक्सिनेट। ऑक्सालोसक्सिनेट का जो रिएक्शन है ना, ये एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है ना, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। एंजाइम का नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। अभी आपको याद क्या रखना है, जहां जहां पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस हैं, जहां जहां डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस है, वहां वहां या तो NAD या तो FADH2 बनेगा। तो इधर डिहाइड्रेशन है तो एक मॉलिक्यूल NADH प्लस H प्लस का फोर्थ वाले रिएक्शन में बन जाता है, ठीक है। अब ऑक्सालोसक्सिनेट जो है ना, ये अपना एक कार्बन लूज कर देता है और 6 कार्बन से ये आ जाता है 5 कार्बन वाले एसिड पे, जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटरेट। एंजाइम का नाम है अगेन ऑक्सालोसक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होना चाहिए यहाँ पे, हाँ, ये आइसोसिट्रेट नहीं है, ये भी मिस्टेक है स्टूडेंट्स, ऑक्सालोसक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अब यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, अल्फा केजी से वापस और एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है, ठीक है, और आपको मिलता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A, ठीक है। ये देखिए रिएक्शन के नाम है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये फिफ्थ रिएक्शन है, फिफ्थ रिएक्शन, ये फोर्थ रिएक्शन था, ओके, ये फिफ्थ रिएक्शन है, ये सिक्स्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का। वापस यहाँ पे COASH ऐड होता है और आपको सक्सिनाइल कोएंजाइम A मिलता है ना। एंजाइम का नाम है अल्फा केजी डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अगेन यू गेट एक NADH का मॉलिक्यूल हियर। सो ये जो एरोज है ना, ये हर एक रिएक्शन एक NAD दे रहा है, तो यहाँ पे एक बन गया NAD, यहाँ पे सेकेंड NAD बन गया, है ना, अंडरस्टैंड दिस। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो अभी यहाँ पे कार्बन की लॉस फर्दर नहीं होगी, तो अभी के आगे के जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे ये सारे के सारे 4 कार्बन के एसिड्स होंगे, करेक्ट है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A अपने CoA का लॉस करता है, ओके, और सक्सिनिक एसिड देता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन की खासियत क्या है, सेवेंथ रिएक्शन की, कि यहाँ पे होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ओके। सेवेंथ रिएक्शन में होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, और इधर GDP से GTP बनता है, लेकिन GTP अनस्टेबल होने की वजह से ये इमीडिएटली कन्वर्ट होता है ATP में, राइट। सो आपको याद क्या करना है कि आपके क्रेब्स साइकिल में आपको एक मॉलिक्यूल का, जो एक मॉलिक्यूल ATP का जो है वो डायरेक्टली मिल जाता है ना, बाकी कहीं पर यहाँ ATP फॉर्म नहीं हो रहा है, ओनली NADH एंड FADH फॉर्म हो रहे हैं। इज दिस क्लियर, है ना। अब आगे आते हैं 8th रिएक्शन पे। सक्सिनेट जो है ये कन्वर्ट होता है डिहाइड्रोजनेशन से, ओके, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ओके, ये कन्वर्ट होता है इनटू फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट, करेक्ट। सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल है, इफ यू नोटिस
सिवाय एक दो रिएक्शंस के ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस जो हैं ये रिवर्सिबल है, ठीक है। इसके बाद आता है हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन में फ्यूमेरिक एसिड पानी का एक मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करता है और आपको देता है मैलिक एसिड या मैलेट। मैलेट वापस डिहाइड्रोजनेट होता है, मतलब हाइड्रोजन का लॉस होता है यहाँ पर, ओके। और इधर लास्ट मॉलिक्यूल जो है ये NaDH की बनती है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट के बीच में बनता है FADH। ये एक ही रिएक्शन है जहां FADH बनता है, बाकी जितने भी रिएक्शंस है वहां NaDH प्लस H प्लस बनता है, करेक्ट। मैलिक एसिड से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है। फ्यूमरेट टू मैलेट इज फ्यूमरेज, हाँ ये एंजाइम मैंने नहीं बताया। तो वापस से आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद अगेन ऑक्सैलो एसिटेट रीजेनरेट होता है, वापस और एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए का अब्सॉर्ब करेगा एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये साइकिल टर्न होगा, करेक्ट है। अब एक चीज आपको समझना है, ये पूरा साइकिल हम एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से शुरू करते हुए लिख रहे हैं, करेक्ट। लेकिन जो स्टूडेंट्स इसको केयरफुली फॉलो कर रहे हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपने शुरुआत ग्लाइकोलिसिस की एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से शुरू की थी, राइट। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको ग्लाइकोलिसिस के एंड में कितना पायरुवेट देता है? 2 पायरुवेट देता है ना। तो अगर आप ग्लूकोज से शुरू करते हुए पूरा हिसाब किताब लिख रहे हैं तो आपको क्या समझना है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर 2 पायरुविक एसिड देगा तो आप जब ग्लूकोज के लिए पकड़ते हैं कि कितना NaDH है, आपको डबल करना पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस को, राइट। क्योंकि 1 पायरुविक एसिड मुझे 3 NaDH और 1 FADH दे रहे हैं, लेकिन एक ग्लूकोज मुझे 2 पायरुवेट देता है, तो एक ग्लूकोज मुझे कितना NaDH देगा? ऑब्वियसली डबल करो इसको तो ये 6 हो जाएगा, है ना। FADH डबल करो तो ये 2 हो जाएगा, लिंक रिएक्शन यहाँ डबल करो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। तो आप जब भी बैलेंस शीट लिखते हैं फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, आपको शुरू करना है फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ना कि पायरुवेट से, करेक्ट। पहले आप पूरे ग्लूकोज के लिए हिसाब लिखेंगे और बाद में फिर मैं कुछ भी पूछूं आपको वो फिर आप आंसर करेंगे, करेक्ट है। तो दैट इज वेरी सिंपल, राइट। आई होप द क्रेब्स साइकिल इज इजी टू अंडरस्टैंड। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में रिएक्शंस बहुत सारे हैं और आपके लिए सारे रिएक्शंस नए हैं तो आपको लिख के इसको प्रैक्टिस करना है विदाउट फेल, राइट। एंजाइम के नाम वगैरह अगर आपको याद हो जाते हैं तो अच्छा है। अब आपको कौन से स्टेप्स में NaDH फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना सारे इवन रिएक्शंस में होते हैं। अभी 2 रिएक्शन छोड़ दीजिए, है ना। 4 बाद में 6, है ना, और बाद में 10। तो 4, 6, 10 ये तीनों रिएक्शंस में NaDH जनरेट होता है, करेक्ट है। और 7th रिएक्शन में FADH जनरेट होता है। तो 4, 6, 10 याद रखिए और 6 के बाद 7 में FADH, ओके। 7th रिएक्शन में GTP भी जनरेट होता है, तो 7 में ही FADH, 7 में ही GTP, करेक्ट है। ऐसे याद रखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं लास्ट एस्पेक्ट पे क्रेब्स साइकिल से कनेक्टेड, कि एज मैंने आपको पहले भी बताया था, इवन दो हम एरोबिक रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक या ऑक्सीडेटिव पाथवे बोलते हैं, ये एक्चुअली सही नहीं है, ओके। पर्टिकुलरली क्रेब्स साइकिल के केस में, क्योंकि मोस्टली क्रेब्स साइकिल के सारे रिएक्शन स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एसिटाइल कोए को, ओके, एसिटाइल पार्ट ऑफ कोए को, और वो एनर्जी और CO2 रिलीज कर रहे हैं। लेकिन एसिटाइल कोए और दूसरे इंटरमीडिएट्स जैसे कि अल्फा KG जो बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो बनता है ना, इन सब चीजों से हम दूसरी चीजें भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इनमें से फैटी एसिड्स बना सकते हैं, है ना, ग्लूटामिक एसिड बना सकते हैं जो अमाइनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड बना सकते हैं। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि क्रेब्स साइकिल एक नॉट ओनली एनाबॉलिक पाथवे है बट वो कैटाबॉलिक पाथवे भी है, और जिस पाथवे में दोनों एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक कैपेबिलिटी होती है, ऐसे पाथवे को हम कहते हैं एम्फीबोलिक पाथवे, ओके। एम्फी मतलब दोनों, सो दोनों कैपेसिटीज है, इसीलिए हम इसको एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो हियर। यहाँ पे हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल एंड किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप चाहते हैं मैं कोई भी कंटेंट करूँ या आपके पास कोई कमेंट्स है तो जैसे आप कमेंट कर रहे हैं वैसे कमेंट कंटिन्यू कीजिए ऑन द वीडियो। आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड प्लीज डोंट फॉरगेट कि क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, पर्टिकुलरली फॉर नीट स्टूडेंट्स, 11th-12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी स्टूडेंट्स, प्लीज डू कॉन्टैक्ट एज आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, मेरे ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी शुरू है, so please contact करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच एंड कंटिन्यू टू वॉच।